वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके पास देखो, पहला तो क्वेश्चन है कि आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है कि वो जो ए और बी वेक्टर्स हैं, ये आपके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर एक पैरेललोग्राम है और मेरे पास वो जो पैरेललोग्राम है उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो मेरे को वेक्टर के फॉर्म में दी हुई है, मतलब एक साइड और फिर दूसरी साइड ऐसे वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, और मैं इस गिवन पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहता हूं। तो वो एरिया क्या होगा? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो आप अब यहां पे पहले तो ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? तो हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प लेंगे, और वो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का मेथड है उसमें हमने क्या कहा था कि जो पहली रो होगी वो होगी आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बाद जो पहला वेक्टर है उसके आई जे के कंपोनेंट्स लिखो। तो आपका पहला वेक्टर ए है तो उसका पहला कंपोनेंट आपका आई वाला 1, फिर -3 एंड 1। अच्छा बेटा, बी वेक्टर देखो क्या बन गया, 1 1 एंड 1। तो अब इसको सॉल्व करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो पहली टर्म पॉजिटिव, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो -3 -1। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसमें मैं यहाँ पे सेकंड टर्म जो लूंगा वो नेगेटिव माइनस जे कैप, एंड यहाँ पे भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 1 एंड देन -1। फिर आपके पास थर्ड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, प्लस के कैप। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1, फिर माइनस ऑफ -3। तो ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है क्या बनी, -4 आई कैप। ये तो जीरो ही हो गया, तो यहाँ पे आ गया +4 के कैप। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया, और मेरा जो गिवन एरिया है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो आपका जो एरिया बनेगा वो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है। तो हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालोगे? 4² + 4² अंडर रूट। तो हमारे पास ये गिवन वैल्यू आ गई 4² + 4² अंडर रूट, दैट इज 4√2। 4√2। और मेरे को देखो बेटा, यहाँ पे ना ये दोनों साइड्स की यूनिट नहीं बताई कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में होंगे तो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में होंगे तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जिसमें भी होंगे उसका स्क्वायर मेरा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। स्क्वायर यूनिट्स मतलब जिस भी यूनिट में ए और बी दिया हुआ है, आंसर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी जो भी यूनिट में दिया हुआ है, जिस यूनिट में ए और बी होगा, आंसर उस यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिन्ड बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो मेरे को दे रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब अगर मैं दो वेक्टर्स को दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो गिवन आप ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, तो मैंने एक ट्रायंगल को दो वेक्टर्स की साइड के साथ रिप्रेजेंट किया, मतलब दो साइड्स के साथ रिप्रेजेंट किया जो दो वेक्टर्स हैं एक ट्रायंगल को। तो मेरे पास जो गिवन एरिया आया वो क्या आ गया, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो आपके पास ये जो वैल्यू है, दिस इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अगेन पहले ए क्रॉस बी निकालो। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ए की वैल्यूज 3 4 एंड
0। अच्छा, बी वैल्यूज -3, 7 एंड 0। अब इसको सॉल्व करो तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो, ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मेरे पास आई कैप 0 -0। अच्छा, फिर मेरे पास ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये आ गया माइनस जे कैप, ये भी क्या आ गया, 0 -0। और फिर मेरे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, हाँ जी, ये वैल्यू आ गई प्लस के कैप। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 21 माइनस माइनस प्लस 12। तो बेटा ये कितना आंसर आया, दैट इज 33 के कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 33, क्योंकि 33 के कैप, तो 33 के कैप, तो डायरेक्शन क्या है, के कैप, और 33 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मेरा बना वो हो गया हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हाफ ऑफ 33, दैट इज 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर होगा। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको दी हुई, तो आपको यहाँ पे ये दो डायगोनल्स दी हुई हैं। एक डायगोनल जो आपको दिया हुआ है वो है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और दूसरा डायगोनल जो आपको दिया हुआ है वो है आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये दो डायगोनल्स दिए हुए हैं और निकालना क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने ये लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया था कि अगर मेरे को ऐसे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम की मेरे को साइड्स की जगह ये डायगोनल्स दिए हुए हैं, और ये डायगोनल मेरे को वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे ये वाला जो डायगोनल है ये मेरा d1 वेक्टर है, और ये जो आप डायगोनल देख रहे हो ये आपका d2 वेक्टर। तो ये दो आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं किसके, आपके इस गिवन पैरेललोग्राम के। तो ये जो गिवन पैरेललोग्राम आप देख रहे हो, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ the magnitude of the cross product of the diagonals। तो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट और डायगोनल निकाल के उसका हाफ कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये थोड़ा ना ध्यान रखना है कि अगर आपको ये साइड्स दी होती, अगर आपको ऐसे ये साइड्स दी होती, ये आपको दिया होता ए वेक्टर और ये क्या दिया होता, बी वेक्टर, ये साइड्स ऐसे दी होती, तो फिर एरिया क्या होना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया क्या होना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको इंस्टेड ऑफ साइड्स क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स, तो फिर आपका एरिया क्या होगा, हाफ हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो ये बात का ध्यान रखना, पेपर में ये एक चीज है जो आपको मतलब थोड़ी केयरफुली देखनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये d1 एंड d2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ। हाँ जी, मेरे पास आ गया आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो पहले d1 के जो आई जे के वैल्यूज हैं वो लिखो, फिर d2 आई जे एंड के वैल्यूज। हाँ जी, पहले आ गया प्लस आई कैप, हाँ जी कर दें मल्टीप्लाई सीधे, 4 प्लस 6। फिर उसके बाद आ गया माइनस जे कैप, हाँ जी माइनस जे कैप, तो ये 3 4 12 -2। फिर हमारे पास आ गया प्लस के कैप, तो ये आ गया -9 एंड -1। तो ये देखो बेटा क्या आंसर आया, देखो ये सॉल्व किया तो क्या बना, 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 10 के कैप, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आंसर आ गया।
और एरिया क्या बनेगा, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ। तो जो आपका एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ, हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बेटा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट 3, लिख दूं 10 रूट 3, ठीक है। तो इसका वो बनेगा 10 रूट 3, तो आंसर क्या आ गया 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको मीटर में दिया होता तो आप फिर मीटर स्केल लिखते, सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्केल लिखते, आपको अब नहीं दिया हुआ तो आपने क्या लिख दिया, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये अब आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने। अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं याद रखूंगा, और वो पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको हम कहते हैं लेग्रेंजीज थ्योरम। तो लिखो लेग्रेंजीज थ्योरम। अब ये जो लेग्रेंजी थ्योरम है, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं इस तरीके से कि हमारे पास दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाए। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके बीच में कितना एंगल है, थीटा, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है। तो अगर सीधे मल्टीप्लाई करो तो ए भी बनेगा ना, सीधा अगर मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन ना देखो, तो क्या बनेगा, ए बी। तो अब यहां पे अगर मैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर कर दूं, तो देखो ये वैल्यू क्या बनेगी, ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। अच्छा, फिर साथ में मैं इसमें ऐड कर दूं ए डॉट बी स्केयर, फिर मैंने ए डॉट बी स्केयर ऐड कर दिया, तो ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा था बिकॉज ए क्रॉस बी वेक्टर है, तो मैं सिर्फ इसका क्या देख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी में तो सिर्फ आंसर ही मैग्नीट्यूड आता है, और इसका आंसर क्या बनेगा बोलो, ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड। अब आप देखो ए स्केयर बी स्केयर कॉमन निकल गया, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1, तो ये जो वैल्यू ये क्या आ जाएगी, ए स्केयर इंटू बी स्केयर, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, ये बनेगी ए इंटू बी होल स्केयर। तो ये जो आप लिख रहे हो, इसको हम लेग्रेंजीज थ्योरम कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के स्केयर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्केयर, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, मतलब मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है उसका क्या, स्केयर। हाँ जी, क्लियर है ये। तो ये आपने ना, ये कुछ पॉइंट्स है, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें जो ना एमसीक्यूज में आपको आएंगी, तो ये थोड़ा ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर ना एक और हम प्रोडक्ट करेंगे, और दैट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे ही हमारे रेगुलर का पार्ट नहीं है, पर हमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे पास एक और आ गया, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीन वेक्टर्स है मेरे पास, एक वेक्टर ए, दूसरा मेरे पास वेक्टर बी, और तीसरा मेरे पास वेक्टर सी। मैं तीन वेक्टर्स को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलर। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है, स्केलर। इसको क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल मतलब तीन, तो तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया, स्केलर आ गया। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी जो गिवन रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये आपका गिवन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसमें आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तभी ब्रैकेट में लिखा है, और जो क्रॉस का आंसर आएगा उसको डॉट करोगे। उसका रीजन,
देखो जब क्रॉस करोगे तो आंसर डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ए क्रॉस सी, जैसे बी क्रॉस सी किया तो बी क्रॉस सी की एक डायरेक्शन आएगी, और फिर वो डायरेक्शन को ए के साथ क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, और जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर आंसर होगा। अच्छा यहां पर भी आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी कर लो, या फिर बी डॉट ए क्रॉस सी कर लो, आंसर सेम आएगा। तो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा कुछ नहीं कि किसको पहले लेना है किसको, हाँ बस क्रॉस प्रोडक्ट पहले करना है, उसका जो आंसर आया फिर उसको डॉट करना है। हाँ जी ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास इसका एक स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस है कि अगर मेरे पास एग्जामिनर जो है वो कहता है कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ढूंढो ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी, बताओ क्या आंसर बनेगा, ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर क्या बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो इनका जो आंसर आएगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी, वो डायरेक्शन ए एंड बी जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उनके साथ किस किस एंगल पे आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी। कल हमने डिस्कस किया था कि जब मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो ए क्रॉस बी किधर आता है, मैं क्या से बढ़ के आना है। ए क्रॉस बी कैसे करते थे, ए क्रॉस बी अपने राइट हैंड से ए से बी की तरफ फिंगर्स घुमाते थे, तो थंब किधर आता था, 90 डिग्री। किसके 90 डिग्री, पेपर मतलब कौन सा पेपर जिसपे ए और बी आपने रखे हुए हैं। तो ए और बी अगर पेपर पे हैं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पेपर के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या कहा था कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है वो ए एंड बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसका मतलब ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, ये डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर है और ये डायरेक्शन बी के भी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। इसका मतलब ए क्रॉस बी किया तो जो आंसर आया वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो एन कैप आया वो ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमने क्या कहा था कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो हमने ये स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां पर जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो जो आंसर आएगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा। तो वो जो आंसर आएगा, ये जो डायरेक्शन आएगी वो ए और बी के परपेंडिकुलर आएगी। और अगर उसका अब आप ए के साथ क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट, तो ए के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो उस वेक्टर का जो ए के परपेंडिकुलर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आपका 0 आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपने याद रखना है। समझ में आया ये फैक्ट। और ये नहीं कहना कि सर इसका आंसर भी 0, ये अलग अलग वेक्टर्स हैं, देखो ये तीनों अलग अलग वेक्टर्स, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तीनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन, इनका तो कुछ भी आंसर आ सकता है। मैं बात कर रहा हूं ए डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा है वो ए और बी के परपेंडिकुलर आ रहा है, और बाहर भी ए के साथ ही उसका क्या कर रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। और अगर मेरे को एग्जामिनर ऐसे दे दे ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, हाँ जी क्या आंसर बनेगा इसका। अब हमने कल क्या डिस्कस किया था कि ए प्लस बी कहां होता है, उसी प्लेन में जिस प्लेन में ए एंड बी है। याद है कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ए और बी ऑन द पेपर है तो ए प्लस बी ऑन द पेपर बनेगा, ए माइनस बी ऑन द पेपर बनेगा। जब आप अपना थंब निकालते हो ना बाहर तो वो पूरे पेपर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो भी पेपर पे होगा ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर।
तो इसका मतलब ये वाला जो a क्रॉस b है, इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो a प्लस बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है तो ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, पर हमें क्लास में आ सकते हैं, तो हमने इसको करना है। तो समझ में आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, पर यहाँ पे हम करेंगे। तो मेरे को यहाँ पर याद रखना है कि मैंने क्या किया था कि अगर मेरे पास ऐसे ये दो वेक्टर्स हैं और मैंने इन दो वेक्टर्स को लेके ऐसे एक पैरेललोग्राम बना दिया, और जब मैंने वो दो वेक्टर्स को लेके पैरेललोग्राम बनाया, तो ये वेक्टर्स अब इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, तो फिर इसका जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। अब अगर मैं एक ही पॉइंट से एक वेक्टर बनाता हूं ए, फिर उसी पॉइंट से मैं एक और वेक्टर बनाता हूं बी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी पॉइंट से एक और वेक्टर बनाया सी, और ये जो मैं वेक्टर बना रहा हूं ना, ये पेपर पे लाई नहीं कर रहा, ये पेपर के बाहर स्पेस में। ए और बी पेपर पे हैं, पर सी पेपर पे लाए नहीं कर रहा। तो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एक तो ये ए और बी ये तो पेपर पे लाए कर रहा है, किस पे लाए कर रहा है, पेपर पे। ये सी पेपर के अंदर है, तो अगर ये सी पेपर के अंदर है तो ये मेरे पास ऐसे करके, क्योंकि ये पेपर के अंदर है, तो ये ऐसे करके ये मेरे पास एक और प्लेन आ गया जो अंदर की तरफ। और अगर मैं इन दोनों प्लेन्स को जोड़ूं, ऐसे जोड़ूं, तो ये मेरे को एक 3D फिगर मिल गई। क्या मिल गई, एक 3D फिगर, जिसको आप तीन वेक्टर्स के हेल्प से क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो एक ही पॉइंट से आ रहे हैं। जैसे पैरेललोग्राम को भी आपने दो वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट किया था जो एडजेसेंट थे, यहां पे भी आप एक ही पॉइंट से तीन वेक्टर ले रहे हो, और वो तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर पेपर पे है, एक पेपर के बाहर है या अंदर है। और आपने ध्यान से देखा तो ये क्या बन रहा है, एक 3D फिगर बन रहा है। और ये जो 3D फिगर है, इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि सारी जो साइड्स है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इस फिगर को मैं पैरेललोपॉइड कहता हूं। क्या कहता हूं, पैरेललोपॉइड। पैरेललोपॉइड का मतलब आपस की ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल। तो ये मेरे पास क्या है, एक 3D फिगर है। और इस 3D फिगर का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, इस 3D फिगर का मैं क्या निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो वॉल्यूम ऑफ दिस 3D फिगर, ये जो वॉल्यूम बन रहा है 3D फिगर का, ये क्या बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है। तो मेरे अगर मैंने ए क्रॉस बी किया था तो मेरे को इस पूरे सरफेस का एरिया मिल गया। पर अगर मैं ध्यान से देखूं, एक और वेक्टर मैंने बनाया जो इस गिवन सरफेस से बाहर या अंदर को था, तो मैंने क्या नोटिस किया कि उन तीनों के हेल्प से मेरे को, अगर मैं इन सब के पैरेलल पैरेलल लाइंस बनाऊं, जैसे अभी मैं इन दोनों के पैरेलल लाइंस बनाऊं, तो मेरे को क्या मिला, एक पैरेललोग्राम। अगर मैं ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी तीनों के पैरेलल पैरेलल लाइंस बनाऊं, और फिर मेरे को क्या मिलेगी, एक 3D फिगर। वो जो 3D फिगर है, उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, तो उस वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। वो क्या होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि ए को डॉट में लेना है कि बी को डॉट में लेना है, किसी को भी ले लो। मैं पहले कह चुका हूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर सेम होता है, बस दो को पहले क्रॉस करो, उसके आंसर को तीसरे के साथ डॉट करो। ठीक है। तो मेरे पास अगर लेटे से ये एक गिवन फिगर मेरे को दी हुई है, तो इस गिवन फिगर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो गिवन फिगर है, इसमें ये पॉइंट से आप तीन वेक्टर्स को देख रहे हो। एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, और तीसरा ये वेक्टर है। ये तीन वेक्टर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ये जो पहला वेक्टर है, ये लेटर से आपका ए वेक्टर हो गया,
ये जो दूसरा वेक्टर है ये लेटर से बी वेक्टर हो गया, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ये क्या हो गया, सी। इन तीनों के आपने ऐसे पैरेलल पैरेलल लाइंस बना के इसको आपने एक 3D फिगर बनाया। तो ये जो 3D फिगर है ये आपका एक पैरेललोपॉइड है। तो ये आपका एक पैरेललोपॉइड है। ये जो पैरेललोपॉइड है इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो इसका जो गिवन वॉल्यूम होगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो इसका जो गिवन वॉल्यूम आएगा वो गिवन वॉल्यूम मेरा ए डॉट सी क्रॉस, या मैं इसको सी डॉट ए क्रॉस सी, या मेरे पास ये ए क्रॉस सी डॉट सी, कुछ भी मैं कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर ये मेरा वॉल्यूम होगा। तो बात समझ में आ रही क्या कह रहे, ठीक है। तो ये ना कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। अब बात है कि सर कंपटीशन में क्या हमें ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करने को आएगा, तो कंपटीशन में बेसिकली क्या होगा, आपने लेटर से ए क्रॉस बी किया और आंसर 0 आ गया, इसका क्या मतलब, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे सब कुछ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो ए एंड बी वेक्टर ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दे आर लाइंग ऑन सेम लाइन। तो इसका मतलब कि ये दो वेक्टर्स एरिया नहीं बना सकते। कौन से दो वेक्टर्स एरिया नहीं बना सकते, ए और बी, अगर वो एक ही लाइन पे हो। अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन पे हो तो एरिया कैसे बनेगा, एरिया बनने के लिए सरफेस बनाना पड़ेगा, सरफेस बनाने के लिए उनको एट सम एंगल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर कभी ए क्रॉस बी 0 आ जाए तो इसका मतलब साफ है कि वो दो वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, कोलिनियर। तो कभी कभी पेपर में आया था कि चेक करो कि ये कोलिनियर तो नहीं है। तो कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करो, उनका क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। 0 आ गया तो वो कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ये कैसे पता लगेगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर कभी आ गया कि चेक करो ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो क्या करो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। अब यहां पे ना अगर बाय चांस ये वैल्यू 0 आ गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर बाय चांस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया तो इसका क्या मतलब, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो 0 हो गया। वॉल्यूम 0 कब होगा, जब वॉल्यूम बनेगा ही नहीं। वॉल्यूम कब नहीं बनेगा, जब 2D फिगर होगी। जब फिगर क्या होगी, 2D, क्योंकि 2D का वॉल्यूम नहीं होता, 1D का सरफेस नहीं होता और 2D का वॉल्यूम नहीं होता। 1D मतलब एक लाइन से सरफेस नहीं बना सकते, दो लाइंस एट सम एंगल होंगी सरफेस बनेगा। तीन लाइंस एक दूसरे के साथ कुछ कुछ एंगल बना रही हैं और तीसरी लाइन उस सरफेस के बाहर है, तो क्या बन रहा है, एक स्पेस। तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक 3D फिगर मिलेगी। तो वॉल्यूम 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब ये तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि चेक करो कि एबीसी कोप्लेनर है। तो एबीसी कोप्लेनर चेक करने के लिए आप क्या निकालोगे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया तो वॉल्यूम 0 हो गया। और वॉल्यूम 0 होने का क्या मतलब है, वॉल्यूम 0 होने का मतलब है कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ना ये कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी है। कार्टेशियन में मैंने आपको क्या कहा था कि कार्टेशियन में आई कैप जे कैप के कैप है, इसको देख के मैं विजुलाइज नहीं कर सकता, पेपर पे इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, पर मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। तो अगर मेरे को कोई कहे यार ये दो वेक्टर कार्टेशियन में परपेंडिकुलर तो नहीं है, मैं कहूंगा यार डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके 0 आंसर आ गया परपेंडिकुलर, यार ये कहीं कोलिनियर तो नहीं है, लिया क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके देखा आंसर 0 आ गया तो ये कोलिनियर।
तीन वेक्टर्स हैं यार, ये कोप्लेनर हैं या कि ये मतलब अलग अलग उसमें है, स्पेस में है, लिहाजा तिन्ना का की करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ये तीनों किस पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन। हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने। हाँ जी, हो जाएगा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन है कि आपको ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। दिया क्या हुआ है, ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 10, बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 2 एंड ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 12। ए डॉट बी तो इटसेल्फ स्केलर है, तो ए डॉट बी का मतलब हो गया ए बी कॉस थीटा। अच्छा, मेरे को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ए तो मेरे को दिया हुआ है, बी भी मेरे को दिया हुआ है, प्रॉब्लम सिर्फ किसकी है, साइन थीटा। हाँ, तो मैं अब यहां से कॉस थीटा निकाल लूंगा, तो कॉस थीटा से ये आ गया 12 ओवर ए इंटू बी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आ गई 3/5। तो मैंने कॉस थीटा देख लिया 3/5। अब यहाँ पर चलो 3/5 की वैल्यू तो आप वैसे थीटा निकाल सकते हो, पर अगर बाय चांस मेरे को नहीं पता वैल्यू, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा। 3/5 की वैल्यू तो चलो आप लिख सकते हो, हमें हमें पता है 3/5, पर अगर बाय चांस ये वैल्यू सपोज आ जाती हमारे पास 12/13, सपोज ऐसे आ जाती, तो मेरे को नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा, और ट्रायंगल बना के मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो मेरे पास ये क्या हो गया थीटा, तो ये मेरे पास क्या बन गया बेस, ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। और ये जो आप देख रहे हो कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपने कहा कि यार मेरा जो बेस है वो कितना आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। तो अब ये परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करो। तो परपेंडिकुलर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई 4। तो आपके पास ये 4 आ गई। तो अगर ये 4 आ गई तो आपको कॉस थीटा तो पता लग गया ना, वो तो आपने निकाल लिया। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या बनेगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या आ गई 4/5। एंड tan थीटा आपके पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो क्या बन जाएगा 4/3। जैसे जैसे अगर मेरे को ये 12 एंड 13 दिया होता सपोज, तो 12 एंड 13 दिया होता, तो मेरे पास ये जो 12 है ये क्या बनना था बेस, 13 क्या बनना था हाइपोटेन्यूज। जैसे cos थीटा मेरे को दिया होता, cos थीटा की वैल्यू मेरे को 12/13 आ जाती, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फिर मेरा परपेंडिकुलर क्या बनना था 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो वो बन जाना था 25 का अंडर रूट दैट इज 5। तो फिर आपके पास यहां से साइन थीटा क्या बनना था 5/13, और आपके पास tan थीटा क्या बनना था, वो बनना था 5/12। तो ऐसे करके आपने वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे cos थीटा आपको पता लग गया, sin tan चाहिए तो ऐसे करोगे, या आपको sin पता है cos tan चाहिए ऐसे करोगे, tan पता है sin cos चाहिए ऐसे करोगे। तो मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने जो निकाली, तो वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 4/5। तो मैंने यहाँ पे ये 4/5 ले लिया, तो ये जो गिवन वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी 16। तो 16 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेन कॉस थीटा साइन थीटा टैन थीटा का हैंडल करना आपको आना चाहिए, भी कैसे करना। अब देखो आपको ना क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, और आपको बताया हुआ है कि जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 है। अच्छा, जो दूसरा वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। और आपको ये दिया हुआ है कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है वो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप के इक्वल है। अब करना क्या है, वी वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमने कहा यार ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो हमने कहा कि लेट थीटा
थीटा इज योर एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमने मान लिया कि जो थीटा है दैट इज योर एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ए क्रॉस बी देके ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अगर आपको ए क्रॉस बी देके ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो देखो ए क्रॉस बी को अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लूं तो ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। तो इसका मतलब मेरा जो साइन ऑफ एंगल है वो हो गया ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, आप ये निकाल सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड? कैसे निकालोगे? तो आपको देखो ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 4 प्लस 36। हाँ जी, कितनी वैल्यू बनी बेटा? तो ये जो आपके पास वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी 49 अंडर रूट दैट इज 7। तो ये जो वैल्यू है आपके पास आ गई 7 ओवर 2 इंटू 7। तो ये आपका जो साइन ऑफ थीटा है वो कितना आ गया 1/2। तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 30 डिग्री। साइन थीटा 1/2 तो थीटा इज 30 डिग्री। और समटाइम्स ना ये क्वेश्चन ना आपको एमसीक्यूज में आएंगे और वहां पे थीटा जो है वो आपको रेडियन में दिया होगा। तो अगर आपको थीटा रेडियन में दिया होगा तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। और अगर वो पाई बाय 180 रेडियन है तो यहाँ पे इस थीटा को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो कितना आ गया 5/6 रेडियन। तो ये आ गया 5/6 रेडियन। तो ये हमारा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? ये पता लग रहा है क्या कर रहे हैं? तो आपको ऐसे वेक्टर्स को हैंडल करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट, अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। तो एक बॉडी जो है वो जेड एक्सिस में मूव कर रही है। कंस्ट्रेन का मतलब कि आपने उसको जेड एक्सिस में मूव करने में कंपेल किया हुआ है। तो कोशिश वो चाहे किधर भी जाने की करे पर वो जाएगी किधर, सिर्फ जेड एक्सिस। ठीक है, तो अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स। और वो जो कांस्टेंट फोर्स आप उस पर लगा रहे हो दैट फोर्स इज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ये आपको फोर्स न्यूटन में दी हुई। Now question says that calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meter along z axis। तो आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो 4 मीटर along z axis। z axis तो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली along z। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ओनली along z है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई 4 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन a कैप। निकालना क्या है? निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन इज F डॉट S। तो जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गए। अच्छा, अब ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा जे के डॉट प्रोडक्ट है ना। तो आई से जे के, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आई 0 है, जे भी 0 है, तो सिर्फ के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। और जब के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कितना आ गया 12। और आपको ये जो गिवन फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया है वो एसआई में दिया है, तो आपका आंसर भी किस में आएगा एसआई में। तो ये आपका गिवन आंसर आ गया दैट योर वर्क डन इज 12 जूल्स। ठीक है, तो मेन याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो कार्टेशियन में तो आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज 1। आई जे और के वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो। हाँ, क्रॉस में आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, उसमें मल्टीप्लाई करना है तो डिटर्मिनेंट्स करना पड़ता है। आई जे के फिर ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड और फिर डिटर्मिनेंट करके क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दोनों में ध्यान में रखें। अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आप आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी।
सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5, 4 एंड 3। तो जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 5 है, क्योंकि साथ में आगे रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब कि जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में मैग्नीट्यूड्स हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4, सी का मैग्नीट्यूड क्या है 3। तो ये आपको ये मैग्नीट्यूड्स दिए। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। आप किस में एंगल निकालना चाहते हो, ए एंड सी। तो सबसे पहले तो ये अगर मैं रिलेशन देखूं तो इसमें मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर। और मैं ये ए को जब देख रहा हूं तो ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। ए बी और सी का क्या है, रिजल्टेंट है। अच्छा, अगर ए बी और सी का रिजल्टेंट है तो मैं यहाँ पे वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। ये आप कब लगाते हो, जब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। पर इसमें ये थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी मतलब जिनको ऐड कर रहे हो उनके बीच में एंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि लेट थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। मेरे को वैसे एग्जामिनर ने एंगल निकालने को कहा है ए एंड सी, पर मैं पहले एंगल किस में निकाल रहा हूँ, बी एंड सी। क्यों, क्योंकि मेरे को यार नजर आ रहा है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, और अगर बी प्लस सी है तो बेटर है कि पहले बी और सी में एंगल निकाल लो। तो देख लें, ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बना के देख लेंगे आगे क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये तीनों दो ऐड करके तीसरा आ रहा है तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें बी और सी सेम ऑर्डर में और ए क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो मैंने कहा कि चलो फिर ना ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये ए रिजल्टेंट है और ये क्या बन जाएगा, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 इंटू बी सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। हाँ जी, ठीक है जी। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो अगर मैंने स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो यहाँ पे स्केयर बन गया। अब स्केयर बन गया तो ये क्या बन गया, 5 5 ज़ा 25, ये क्या आ गया 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है 25। तो 25 और 25 कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो। अगर कॉस थीटा जीरो तो थीटा क्या आ गया 90। इसका मतलब बी और सी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी, ये आ गया बी वेक्टर और ये क्या आ गया सी वेक्टर, और ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। और अगर मैं ये ट्रायंगल को ऐसे क्लोज कर दूं इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो मेरे को ये क्या मिलेगा, ए ऑपोजिट ऑर्डर। तो ए की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ना जो एंगल बनता है वो डायरेक्शंस में बनता है। एंगल किस में बनता है, डायरेक्शंस। तो मैंने ना अब देखा कि यार ये वाला एंगल अगर मैं निकालना चाहता हूं तो अगर मैं इसको बीटा कह दूं, एंगल विच रिजल्टेंट इज मेकिंग विद बी, तो एंगल विच रिजल्टेंट इज मेकिंग विद बी, तो tan ऑफ बीटा, हाँ जी क्या बनेगा, ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे देखो। तो tan ऑफ बीटा इज बी ओवर ए। पर बी ओवर ए में हमने क्या कहा था कि नीचे वो वेक्टर लेते हैं जिसके साथ रिजल्टेंट का एंगल बन रहा है। तो नीचे रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ बन रहा है, बी के साथ। और दूसरा आपका जो वेक्टर है वो सी हो गया, क्योंकि आप बी और सी को ऐड कर रहे हो ना। वो बी ओवर ए जब आप करते हो तो बी और ए को ऐड कर रहे होते हो, और नीचे वो लेते हो जिसका आपके पास वो गिवन साइड है जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो। हाँ जी, हाँ ए और सी में एंगल ढूंढना है, लेकिन वो जो tan बीटा वाला फॉर्मूला होता है वो जब आप लगाते हो तो वो बी ओवर ए आता है, जिसमें आप वो जो एंगल निकाल ए और सी में रहे हो, पर जो वैल्यू होती है वो बी और ए की होती है। ठीक है ना, वही वैसे देख लो, tan बीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैसे अगर हम वैसे देख लें तो परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो सी है, देखो ये सी कितना आ गया
दैट इज 3 और 4, तो tan बीटा 3/4, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 37। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 37। अच्छा, अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 53। पर मैंने अब ये देखो, ये जो एंगल आ रहा है ये ए और सी के लाइंस में आ रहा है, पर मैंने लाइंस में नहीं एंगल देखना, किस में देखना है? डायरेक्शन। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये देखो, ये सी की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है? ये ए की डायरेक्शन। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ए, और ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सी। अच्छा, ये दोनों के बीच में ये वाला एंगल है जो ए और सी के बीच में बन रहा है, और ये जो एंगल ए और सी के बीच में बन रहा है कितना बन रहा है? देखो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी एंगल कितना बन रहा है? दैट इज 53। तो ऐसे चेक करना है, डायरेक्शन के बीच में एंगल बनाना है, लाइंस के बीच में नहीं देखना। किसके बीच में देखना है? डायरेक्शन। और हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ए और सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 53 एंगल बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज हाउ मच? 53। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखो, ये क्लियर है? ये देखो, समझ में आया कैसे हमने इसको सॉल्व किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ठीक है। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ तो का है ना, प्रूव दैट नहीं आएगा, बस क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। एमसीक्यू में नीचे चॉइसेस दी होंगी। अब ए कैप बी कैप क्या है? ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, ऊपर कैप डाला हुआ है ना, ए कैप बी कैप, ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैंने करना क्या है? मैंने ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। दिया क्या है कि थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ए कैप और बी कैप के बीच में जो एंगल है वो आपका यहां पर क्या है? थीटा। तो ए कैप एंड बी कैप के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है। जो थीटा एंगल है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है। और आप ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, तो ये आंसर क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट। तो ये आपके पास गिवन वैल्यू आ गई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos of theta under root, where theta is angle between your a and b। ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पर सेम यही चीज करना चाहता हूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा? ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड माइनस ट्वाइस ऑफ इनके मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। और कॉस ऑफ एंगल, तो इनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो कितना है? थीटा। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट। अच्छा, हमने ये पीछे स्टडी किया था कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको याद रखना है। एंड 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये आपके पास जो गिवन वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई? 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अंडर रूट। तो ये आपका जो आंसर है वो आ गया 2 साइन थीटा बाय 2। और ये आपका ए कैप माइनस डी कैप का मैग्नीट्यूड आ गया, और यही आपने प्रूव करना था या आपने शो करना था, वो आपने कर दिया। हाँ जी, ठीक है जी।
समटाइम्स ना आपको पेपर में ऐसे भी आ जाएगा कि जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल। तो ये हो गया क्वेश्चन, समझ खत्म हो गया क्वेश्चन। पर समटाइम्स एमसीक्यू में आ जाएगा कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो फिर ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 2 इंटू थीटा बाई 2, क्योंकि आप साइन थीटा को थीटा लिख दोगे, साइन थीटा को क्या लिखोगे, थीटा। और अगर आप साइन थीटा को थीटा लिख दोगे तो ये जो आंसर है ये सिंपली क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। मतलब ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, थीटा। पर ये कब होगा, जब एंगल बहुत छोटा है, जब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी। और एक और याद रखना है कि आप जब ऐसे थीटा लिखते हो ना, तो इसकी वैल्यू अगर न्यूमेरिकली लिखनी है तो न्यूमेरिकली इसको हमेशा रेडियंस में लिखना। अगर कभी ये आ गया थीटा मतलब साइन थीटा इज थीटा, अब साइन थीटा थीटा लिख दिया, पर अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी लिखनी पड़ जाए तो उसको हमेशा किस में लिखेंगे, रेडियंस में। उसको डिग्री में नहीं रखना, किस में रखना है, रेडियंस। तो आपका वो गिवन थीटा का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है बात। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए। बाकी असाइनमेंट आपको दी हुई है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर उसमें कोई डाउट है तो फिर पूछो, ठीक है।